नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रोनाउन का। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस भी की थी। हम लोगों ने प्रोनाउन के डेफिनेशन पे बात की थी, डेफिनेशन से हटके भी डेफिनेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उन पे बात की थी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात की थी और प्रोनाउन के काइंड से जो भी रूल्स कोरिलेट करते थे उन पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रोनाउन के रूल्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। तो कुल मिलाकर के लेक्चर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो निवेदन है कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल, और अक्सर लोग इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं या गलतियां हो जाती हैं उनसे। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है इट्स और दूसरा वर्ड भी होता है इट्स। इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, जहां पे एक इट के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है और एक वर्ड इट्स लिखा होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि जो इट्स वर्ड लिखा होता है ये होता है असल में पॉजेसिव केस होता है। ये अब सवाल उठता है ये किसका पॉजेसिव केस होता है? तो याद रखना ये इट का पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है हम उसके लिए अपना शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सारी चीजें अपने एक क्रम में थी, ठीक है, तो उसके लिए आप इट्स का प्रयोग करेंगे जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा होकर के एस जुड़ा होगा। सिंपल जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है, याद रखना ये इट इज का स्लैंग फॉर्म होता है। स्लैंग फॉर्म जिसको आप एब्रीवेटेड फॉर्म कहते हैं। एब्रीवेटेड मतलब जो संक्षिप्त रूप होता है। तो याद रखना जो इट जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है ये असल में इट इज का संक्षिप्त रूप होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लें। जैसे हम कहते हैं कि एवरीथिंग was in its proper arrangement। ठीक है, और इसी समय दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। हम कहते हैं इट्स माई फादर्स हाउस। ठीक है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि एवरीथिंग वाज इन इट्स प्रॉपर अरेंजमेंट। सारी चीजें अपने प्रॉपर अरेंजमेंट थी, व्यवस्थित क्रम में थी। ठीक है, अपने, मैंने कहा जहां पे भी अपना शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इट का जो केस बनेगा पॉजेसिव केस बनेगा। इट का जो पॉजेसिव केस बनेगा वो इट्स बनेगा। तो सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? एवरीथिंग वाज इन इट्स प्रॉपर अरेंजमेंट। हमारा सही सेंटेंस ये बनेगा। दूसरा है इट्स माई फादर्स हाउस। सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। हमने कहा यह मेरे पिताजी का घर है। ठीक है, तो असल में हम यहाँ पे इट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इट इज का। ठीक है, तो हम इट में क्या लगाएंगे? स्लैंग फॉर्म लगा देंगे। या तो हम इट इज लिख दें, या तो हम इट इज लिख दें, और या तो हम किसका प्रयोग कर दें? इट इज को संक्षिप्त रूप में, इट इज को स्लैंग फॉर्म के तौर पे क्या लिख दें? इट्स लिख दें। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखना, ये इट का पॉजेसिव केस होता है और ये इट इज का स्लैंग फॉर्म संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, हम अगले नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगला रूल हमारा कहता है, आपने शायद सुना होगा एक वर्ड होता है मेनी। ठीक है, मेनी के साथ हमें पता होता है कि मेनी के बाद में जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल की आती है। ये मोस्टली लोगों को पता होता है, कि नहीं पता है तो याद रखिएगा कि मेनी के बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल की आएगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल का हो जाएगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंग्लिश का ये रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो याद रखना मेनी के बाद में
तो मैंने बताया कि वो प्लूरल वर्ड आएगा। लेकिन अगर कहीं पे मेनी आ या मेनी एन का प्रयोग कर दिया गया है तो सारी चीजें बदल जाती हैं, और क्वेश्चन एग्जामिनर यही से पूछता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि गलतियां आप कहां पे करेंगे। तो याद रखिएगा कि कहीं पे मेनी आ या मेनी एन का प्रयोग किया गया है तो इसके बाद जो नाउन आएगी, इसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। याद रखना मेनी आ या मेनी एन के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। और याद रखना इसके बाद जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, आने वाला प्रोनाउन भी कैसा होगा, आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का ही होगा, ठीक है। तो याद रखना मेनी आ या मेनी एन के बाद में नाउन हो, वर्ब हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा किस नंबर में यूज किया जाएगा, सिंगुलर नंबर में यूज किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मेनी आ मेन वर प्रेजेंट, मेनी अ मैन वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। आपने देखा कि मेनी आ का प्रयोग किया गया है। मैंने आपसे कहा कि मेनी आ के बाद या मेनी एन के बाद नाउन भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी और आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो याद रखना यहां पे सेंटेंस गलत है। पहली चीज तो मेन का प्रयोग किया गया, दूसरा वर का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हमारा सही सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा गलत है, सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, मेनी आ मैन। मैंने कहा नाउन सिंगुलर, ठीक है, और नाउन सिंगुलर तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। मेनी अ मैन वाज प्रेजेंट देयर, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अब सवाल उठता है कि प्रोनाउन का यूज ऐसे सेंटेंसेस में कैसे कर देंगे। एक सेंटेंस हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे हम सेंटेंस कह दें कि मेनी, इसी में देख लेते हैं, जैसे हम कह दें मेनी अ सोल्जर Many a soldier met with their death in the battlefield, ठीक है। मेनी आ, मैंने बताया मेनी आ, आपने देखा कि मेनी आ के बाद में जो नाउन आई है वो तो सिंगुलर की आई है, ठीक है। सोल्जर, मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है, वर्ब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही होती है। आगे आपने देखा कि जो प्रोनाउन का हमने प्रयोग किया है वो दियर का प्रयोग किया है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप ही, शी या इट, आप याद रखिएगा ही, शी या इट, अगर इनके प्लूरल केस का हमें यूज करना है तो इनके प्लूरल के तौर पे हम किसका प्रयोग करते हैं, दियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पे सोल्जर है, यहां पे सोल्जर है, तो सोल्जर के अकॉर्डिंग हम यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, मेट विद हिज डेथ। सही सेंटेंस हमारा बनेगा मेनी अ सोल्जर मेट विद हिज डेथ इन द बैटल, ठीक है। तो याद रखना कि मेनी आ के बाद में या मेनी एन के बाद में नाउन, वर्ब या प्रोनाउन जो कुछ भी आएगा वो किस नंबर का आएगा, वो सिंगुलर नंबर का आएगा, ठीक है। अगला रूल हम लोग देख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। असल में ये ऐसा रूल होता है जहां से क्वेश्चन कई तरीके से एग्जामिनर घुमा करके आपसे पूछ सकता है। कई तरीके से घुमा करके पूछने का मतलब ये रूल आपको नाउन में भी पढ़ाया जाता है, ये रूल आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाया जाएगा और ये रूल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हो, ध्यान से सुनिएगा, रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हो, रूल कहता है, और उनके पहले डिटरमिनर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिटरमिनर। तो डिटरमिनर में कई सारी चीजें आती हैं। डिटरमिनर में मोस्टली आप अब फिलहाल यहाँ पे याद करिएगा, कभी डिस्कस करेंगे जब हम डिटरमिनर की तो पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, आर्टिकल और पजेसिव
एडजेक्टिव, ये डिटरमिनर के अंतर्गत आएंगे। रूल कहता है कि अगर कहीं पे दो नाउन एंड से जुड़ी हो और डिटरमिनर का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ किया गया हो, मतलब यहां पे आर्टिकल, मतलब आर्टिकल ए एम या फिर द का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, अवर हो गया, ठीक है। ऐसे पजेसिव वर्ड जिनके बाद नाउन का प्रयोग किया जा सके वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, रूल कहता है कि अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ किया गया हो, मतलब हम आर्टिकल का प्रयोग या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ करें तो पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, पूरे सब्जेक्ट को क्या कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। और उस केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके बाद आने वाला प्रोनाउन भी किस केस का प्रयोग किया जाएगा, आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कैसे, वो हम बता रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम देख लें, यहां से याद रखना, अगर डिटरमिनर का प्रयोग मतलब आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ किया गया है तो पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा और इनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी किसका होगा, सिंगुलर का होगा। कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम कह दें द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज visited their school। असल में होता क्या है, होता यह है कि जब आप डिटरमिनर का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ करते हैं तो दोनों द सेम पर्सन होते हैं। द सेम पर्सन का मतलब जो पर्सन मैनेजर है वही पर्सन क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर एक ही व्यक्ति की बात की गई है, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज विजिटेड, तो दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन की बात है, किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। लेकिन यही चीज अगर डिटरमिनर का प्रयोग हम दोनों के साथ कर दें, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम दोनों के साथ कर दें, इसी का एक अल्टरनेट हम देख लें। अगर हम सेंटेंस कह दें द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, हाँ दो वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे, प्रिंसिपल दो होते हैं, एक तो प्रिंसिपल ये होता है और एक प्रिंसिपल ये होता है, PRINCIPLE, ठीक है। इसका मतलब मुख्य या प्रधानाचार्य होता है प्रिंसिपल का, और जिसमें PRINCIPLE होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो कहते हैं ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा PRINCIPLE, और PRINCIPL प्रिंसिपल, इसको आप मुख्य कह लें या प्रधानाचार्य कह लें, ठीक है। अगर हम सेंटेंस कहते हैं द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल तो कहने का मतलब इस बार मैनेजर कोई दूसरा है और प्रिंसिपल कोई दूसरा है, तो दो अलग व्यक्तियों की बात की गई है। तो पहली चीज यहां पे हम हैज की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, क्योंकि दो पर्सन की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा, हैव विजिटेड, और हिज स्कूल की जगह पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैव विजिटेड देयर स्कूल, ठीक है। एक सेंटेंस हम और देख लें, रूल इंपॉर्टेंट होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम कह दें, हम माई मदर एंड टीचर गिफ्ट्स। यहां पे हमने गिफ्ट्स का प्रयोग क्यों किया, मैंने लिखा माई मदर एंड टीचर, कहने का मतलब जो मेरी माँ है वही मेरी क्या है, टीचर है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन आर ओनली वन पर्सन, दैट मीन्स our subject will be considered singular। तो हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, एक ही पर्सन की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट का रूल कहता है कि हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा,
जितनी भी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम हमेशा प्लूरल मानते हैं। तो मेन वर्ब या वर्ब जो होती है हमारी वो प्लूरल होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनमें हम यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर हम नाउन में यस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनेगी, और अगर वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगी। दोनों में जस्ट अपोजिट रिएक्शन चलता है। तो माय मदर एंड टीचर गिव्स, हम कहते हैं हर बेस्ट फॉर मी। मेरी माँ और टीचर कहने का मतलब जो मेरी माँ है वही मेरी टीचर है। हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की यूज की, और इस बार हमने जो प्रोनाउन यूज किया वो किसका यूज किया, हर सिंगुलर का यूज किया। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, हम सेंटेंस लिख दें माई मदर एंड माई टीचर, तो कहने का मतलब हुआ कि इस बार क्या है, मेरी माँ कोई दूसरी है, ये महिला कोई दूसरी है, और मेरी टीचर कोई दूसरी महिला है। तो जब सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो गए तो हम मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो माय मदर एंड टीचर गिव, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मैंने बताया सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, आने वाला प्रोनाउन भी किस केस में आएगा, प्लूरल में आएगा। किसका यूज करेंगे, देयर बेस्ट फॉर मी। मेरी माँ और मेरी टीचर मेरे लिए अपना बेस्ट देती हैं। ठीक है, तो ये रूल होता है। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हम सेंटेंस कह दें योर फादर एंड गाइड will give their everything to you. Your father and guide will give their everything to you. ठीक है, अब आपने देखा कि हमने योर का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ किया है। ठीक है, दूसरे के साथ हमने किसी का प्रयोग नहीं किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पिताजी हैं वही आपके क्या हैं, गाइड हैं। तो हम द सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और हमने प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल का यूज किया है। कहने का मतलब सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस बनेगा योर फादर एंड गाइड विल गिव हिज एवरीथिंग टू यू। वो अपना सब कुछ देंगे, किसको देंगे, तुम्हें देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस हम इसी का एक देख लेते हैं अल्टरनेट। हम कहते हैं योर फादर एंड योर गाइड विल गिव। इस बार हमने योर का प्रयोग दोनों के साथ किया, दोनों नाउन के साथ में। तो कहने का मतलब हुआ कि योर फादर, आपके पिताजी कोई दूसरे हुए और आपका गाइड कोई दूसरा हुआ। तो योर फादर एंड योर गाइड विल गिव। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल का यूज करेंगे, और क्या लिखेंगे, विल गिव देयर एवरीथिंग टू यू। सही सेंटेंस हमारा ये बनेगा, विल गिव देयर एवरीथिंग टू यू। ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है कि अगर डिटर्मिनर का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ किया गया है तो पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान करके चलेंगे, तो आने वाला प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर का होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनर का प्रयोग हमने एंड से जुड़ी दोनों नाउन के साथ कर दिया है तो पूरे सब्जेक्ट को हम प्लूरल मान के चलेंगे। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात होगी तो वहां पे बात होगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना, बस एक लाइन में ये चीज याद रखना कि जब डिटर्मिनर का प्रयोग सिर्फ पहली नाउन के साथ होगा तो पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मान के चलेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी और जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर का यूज किया जाएगा। और जब हम डिटर्मिनर का प्रयोग दोनों नाउन के साथ, मतलब आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग दोनों नाउन के साथ करेंगे तो पूरे सब्जेक्ट को हम प्लूरल मान के चलेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की आएगी और जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो भी हमारा प्लूरल का आएगा। ठीक है, हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, देयर आर सम वर्ब्स इन इंग्लिश
कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, वर्ब कौन कौन सी है पहले हम रूल देख लेते हैं, फिर हम रूल पे बात करते हैं। जैसे पहली वर्ब होती है अवेल, अवेल मतलब फायदा उठाना, अवेल। दूसरी वर्ब होती है एंजॉय, तीसरी वर्ब होती है प्रेजेंट, तीसरी वर्ब होती है प्रेजेंट, चौथी वर्ब होती है एडॉप्ट, हाँ एडॉप्ट में भी दो होती हैं, एक होती है ADOPT और एक होती है ADAPT। हम यहाँ पे ADAPT की बात कर रहे हैं, अवेल, एंजॉय, प्रेजेंट, एडॉप्ट। एक वर्ब होती है रिकंसाइल, रिकंसाइल मतलब होता है कि अनबने तरीके से ही सही किंतु किसी चीज को स्वीकार कर लेना या किसी चीज से सहमत हो जाना, ठीक है। तो ये वर्ब होती हैं और इसी में एक वर्ब और जोड़ लेना, एब्सेंट। तो कौन कौन सी वर्ब, अवेल, एंजॉय, प्रेजेंट, एडॉप्ट, रिकंसाइल और एब्सेंट। ये ऐसी वर्ब होती हैं अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है, याद रखना, अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है तो इनके बाद जो भी इनके पहले प्रोनाउन यूज किया गया होगा उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। इनके तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, अभी फिलहाल आप एक लाइन में ये याद रखिए कि ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अभी इसको आप भूल जाएं, ठीक है। अवेल, एंजॉय, प्रेजेंट, एडॉप्ट, रिकंसाइल और एब्सेंट, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सेंटेंस आया था, वी शुड avail of every opportunity that comes in our way। हमें हर उस चीज का लाभ उठाना चाहिए, हर उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जो हमारे रास्ते में आए या जो हमें मिले। That comes in our way, sorry, that comes in our way। जो भी हमें मौका मिले हमें उसका लाभ उठाना, सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि आपने अवेल का प्रयोग किया है, ठीक है। तो याद रखना अवेल और ऑफ इन दोनों के बीच में हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, सही सेंटेंस बनेगा हमारा वी शुड अवेल, और वी का मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, ठीक है। आप देखेंगे जाकर के पीछे लेक्चर में, वो आपको सारे मिल जाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि F का यूज किन के साथ में करते हैं और VES का यूज किन के साथ में करते हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा वी शुड अवेल, और सही सेंटेंस यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे और क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स। we should avail ourselves of every opportunity that comes in our way। मैंने बताया कि इन वर्ड्स के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कहाँ पे किया जाएगा, इन वर्ड्स के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा, इन वर्ड्स के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा, तो इन वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में, इन वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में किसका प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। He enjoyed in the party। He enjoyed in the party, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर इन वर्ब और के बाद में तुरंत बाद में प्रीपोजिशन आया है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में किसका प्रयोग, रिफ्लेक्सिव। और किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, जो वहां पे सब्जेक्ट प्रयोग किया गया होगा। तो ही एंजॉयड, और यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ठीक है। एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, his father reconciled मैंने बताया सहमत हो जाना, स्वीकार कर लेना या अनबने तरीके से स्वीकार कर लेना, ठीक है। his father reconciled
टू द नीड्स ऑफ his children, to the needs of his children। ठीक है, आपने देखा रिकंसाइल के बाद में हमने किसका प्रयोग किया, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि अगर इन वर्ब के या इन वर्ब के तुरंत बाद में कोई प्रीपोजिशन आया होगा तो उस वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में किसका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, हिज फादर रिकंसाइल्ड, और फादर के लिए चूंकि थर्ड पर्सन है किसका प्रयोग करेंगे, हिमसेल्फ का। ठीक है, HIMSELF, सही सेंटेंस बनेगा हिज फादर रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ, इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद होता है। इसका अपवाद ये होता है कि अगर ये वर्ब लिखी गई है और इन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन न लगा करके हम तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें तो ऑब्जेक्ट तुरंत आ जाएगा, तो इन वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये भी रूल याद रखना है। वैसे केस में फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा था ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, हमने यहाँ पे लिखा था ही एंजॉयड JOYED, he enjoyed himself in the party। ठीक, ये सेंटेंस हमारा सही था, लेकिन यही सेंटेंस हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं और हम लिखते हैं he enjoyed the party। अब आपने देखा कि इन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन आने का मतलब ये हुआ कि अगर इन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अगर इन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, तो वैसे केसेस में फिर हम इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम और देख लें, जैसे सेंटेंस कहते हैं हम he was absent। ठीक है, अगर हमने he was absent लिख दिया है तो ऐसे केसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सा होता है कि अगर ये वर्ब कहीं पे लिखी है, इनके बाद में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है तो हम सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखना। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको दो एडाप्ट बताए थे, एक होता है ADOPT और एक होता है ADAPT। ADOPT का मतलब होता है गोद लेना या किसी चीज को स्वीकार कर लेना, गोद लेना, या इसको आप कह सकते हैं स्वीकार कर लेना। ठीक है, और एडाप्ट इसका मतलब होता है ढालना, इसका मतलब होता है ढालना, खुद को किसी माहौल में ढालना। जैसे जो पक्षी वगैरह होते हैं वो अपने आप को ढालते हैं, देखा होगा बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, विंटर में वो माइग्रेट करके, साइबेरियन पक्षी वगैरह होते हैं, वो माइग्रेट करके इंडिया आते हैं ताकि वो खुद को अडॉप्ट कर सके दूसरी जगह की क्लाइमेट के साथ में, अपने आप को ढाल सके। ठीक है, एक एग्जांपल हम अडॉप्ट का भी देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं वी शुड अडॉप्ट, हमें ढलना चाहिए, वी शुड अडॉप्ट टू द, वी शुड अडॉप्ट टू द, वी शुड अडॉप्ट टू एवरी कंडीशन, हमें अपने आप को हर कंडीशन में ढालना चाहिए। अब आपने देखा अडॉप्ट के बाद में आपने टू का प्रयोग किया, तो दोनों के बीच में किसका प्रयोग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और यू के लिए किसका प्रयोग, अवर सेल्व्स का प्रयोग। कोई भी आएगा, ही यू हो जाता तो योर सेल्फ या योर सेल्व्स हो जाता, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, तो सही सेंटेंस बनेगा यू शुड अडॉप्ट अवर सेल्फ, ये सॉरी वी शुड अडॉप्ट अवर सेल्फ टू एवरी कंडीशन। ठीक है, हाँ, अगर हम यही कह दें कि वी शुड
अडॉप्ट, हमें ढालना चाहिए, वी शुड अडॉप्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमें हर चीज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए। तो आपने देखा कि अडॉप्ट के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं पे भी, ठीक है, तुरंत बाद में, तो इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो बीच में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा ये रूल्स थे। अगर चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वो वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो एक्सरसाइज टाइप में हमारा वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।